आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास में कॉपी निकालेंगे सभी बच्चे। डेट डालेंगे 25 दिसंबर। इंडिफरेंस कर्व। आपको याद होगा जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। एक होती है यूटिलिटी अप्रोच और एक होती है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसे हम आईसी अप्रोच शॉर्ट में बोलते हैं। बताया था। ओके। यूटिलिटी के अंदर फिर हमने क्या किया था? हमने कहा था कि यूटिलिटी अप्रोच के अंदर अगर हमें इक्विलिब्रियम निकालना है तो हमें अगेन दो केसेस थे हमारे पास, इन केस ऑफ वन गुड और इन केस ऑफ टू गुड। याद आ गया? हम इनके जरिए इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर रहे थे। फिर हमने कहा था कि जब वन गुड का केस है तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। मतलब उस गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए। या एक और इसको कहने का तरीका था कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। ये हम वन गुड के केस में कह रहे थे। और जब इन केस ऑफ टू गुड्स की बात हुई थी तो इन केस ऑफ टू गुड्स भी हमने दो बातें कही थी कि हमने कहा था अगर दो गुड्स खरीद रहे हैं एक्स वाई तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये वाली शर्त पूरी होनी चाहिए। या हम इसको एक और तरीके से कह रहे थे कि एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम। और ये कंडीशन कब अप्लाई करनी थी हमें? बताइए। इलेवेंथ क्लास, रिस्पॉन्ड करिए बेटा। बताइए कि एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ये मैं रेड से जो हाईलाइट कर रही हूँ ये वाली कंडीशन हम कब लगाते हैं? वेरी गुड तनुजा। जब दोनों गुड्स का प्राइस जो है वो सेम होगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई होगा, तब हम कहेंगे ये वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है। और वन गुड के केस में वैसे तो हम, देखिए मैंने रेड कलर से लाइन लगाई है, रेड दिख नहीं रहा, चलिए ब्लू लगाती हूँ। इन केस ऑफ वन गुड हम वैसे ये वाली कंडीशन ज्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर एम यू एम दे रखा है इन केस ऑफ वन गुड तो हम ये नीचे वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से हमने यूटिलिटी अप्रोच का यूज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया था। क्लियर? अब आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इससे इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होगा उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने यूटिलिटी के अंदर पहले टोटल यूटिलिटी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिलेशनशिप पढ़ा, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया। इसी तरीके से हम इंडिफरेंस कर्व के पहले बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर 11th क्लास? बेटा रिस्पॉन्ड करा करो, कई बार फिर ऐसे लगने लगता है कि मेरी आवाज आपके तक जा नहीं रही है, स्क्रीन हैंग हो गई है। रिस्पॉन्ड करते रहा करो बीच बीच में। ओके। चलिए इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा? इट इज द, इसको हिंदी में बोलते हैं तटस्थ मान वक्र। इसको तटस्थ मान वक्र के अलावा अंधिमान, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना, इसे अंधिमान वक्र भी कहते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट शब्द नहीं बोलने तो आप शॉर्ट में
इसको IC बोल सकते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हम जब दो वस्तुएं खरीदते हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। देखिए कैसे, क्या मतलब है मेरे कहने का। जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ 0, यहाँ x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस। हम यहाँ पर x एक्सिस पे लिखते हैं गुड x, मतलब कोई वस्तु एक, कोई भी एक वस्तु, और y एक्सिस पे लिखते हैं दूसरी वस्तु गुड y। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ, अब मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है ना, वो 100 रुपए है। ठीक है, और दो वस्तुएं वो खरीद रहा है, एक्स और वाई। एक्स की कीमत 10 रुपए है, वाई की कीमत 20 रुपए है। क्लियर? जब आप बाजार गए, ठीक है, आपने पार्टी करनी थी, आपको मम्मी ने 100 रुपए दिए कि जा बेटा जो खरीदना है खरीद ले। अब आपने मार्केट में देखा, आपको ना एक तो बर्गर खाने का मन हो रहा है, मैं गुड एक्स के पास लिख देती हूँ बर्गर, और आपका उसके साथ कोक पीनी है आपको, कोका कोला। ठीक है, अब मान लीजिए बर्गर है 20 रुपीज का और कोक है 10 रुपीज की। ठीक है, ये कोक है और ये बर्गर है। अब जब आप इन 100 रुपए से, हो सकता है आप बर्गर ज्यादा खरीदो कोक कम खरीदो, या कोक ज्यादा खरीदो बर्गर कम खरीदो, ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना। तो जो हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉइंट्स आएंगे, मान लीजिए आपने 2 कोक खरीदी और 5 बर्गर खरीद लिए, नहीं 5 तो नहीं, से 3 बर्गर खरीद लिए, मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब अगर आपको लगा नहीं यार बर्गर ना 3 नहीं बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कोक ज्यादा खरीदेंगे अगली बारी, तो उसने डिसाइड करा कि वो कोक ज्यादा लेगा, तो कोक ज्यादा लेने के लिए उसे बर्गर कम खरीदने पड़ेंगे ना। क्यों बर्गर कम खरीदने पड़ेंगे? वेरी गुड पलक, एक्सीलेंट आंसर। ये दीवान के नाम से किस बच्चे ने दिया था, ये भी ठीक है, उसने अपनी भाषा में दिया है। तो इनकम जो है वो उसकी लिमिटेड है, उसको मम्मी ने 100 रुपए दिए, उसको दोबारा 100 रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसे खुद सोचना है कि वो किस, क्या कॉम्बिनेशन यूज करे। इसको जैसे मैंने पॉइंट नाम दे दिया ए बी। अगर वो 2 कोक खरीद के 3 बर्गर खरीदते हैं तो वो ए पॉइंट है, अगर वो 3 कोक खरीद के 2 बर्गर खरीद रहा है तो वो बी पॉइंट है। ऐसे में कोई और पॉइंट भी बना सकती हूँ, इसके नीचे मेरे पास स्पेस खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहती हूँ कि उसने 4 कोक खरीद लिया, 1 बर्गर हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी तो जो मुझे कर्व मिलेगा दैट इज इन द शेप ऑफ दिस इज, दिस काइंड ऑफ कर्व आई विल गेट, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने इसे कर्विंग शेप क्यों दी, मैम ने इसको ऐसा क्यों नहीं बना दिया, ऐसा स्ट्रेट लाइन। 0 गुड एक्स गुड वाई
इस टाइप का ऐसी क्यों नहीं बनाया मैम ने? ये किसी के माइंड में आया? मैम ने इसको ऐसा ही क्यों बनाया? बताइए। तो वो इसमें भी हो रहा है, देखो। पहला जो ऊपर वाला डायग्राम है, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है, मैं ये x ले रही हूँ, इतना y ले रही हूँ। अगर y ज्यादा बढ़ा देती हूँ, y 2 कर दिया तो x मेरा कम हो गया। अगर मैं x बढ़ा देती हूँ तो y मेरा कम हो गया, y 3, और x मेरा बढ़ गया। वो तो यहाँ भी हो रहा है, जो चीज यहाँ हो रही है वही चीज ऊपर वाले डायग्राम में हो रही है। ऐसा क्यों भाई? तो फिर ऊपर वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया हमने, इसे कर्विंग शेप ही क्यों दी? बताइए। क्या मनी? एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे कोई बच्चा? पैसे बच रहे थे, वो तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर लिख दिया था बेटा। देखिए मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या था। इसके लिए हमें इसकी फीचर्स पढ़नी पड़ेंगी कि आखिर इसमें क्या खासियत है जो इसे हमने इसे नॉर्मल नहीं बनाया। देखिए, सबसे पहली बात कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ध्यान से समझेंगे इसकी फीचर्स को। हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की ओर ढालू। नीचे की ओर ढालू का मतलब, जब एक कर्व में जो दो कॉम्बिनेशंस हैं एक्स और वाई, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है ना? जब हमारा एक गुड बढ़ता है, दूसरा, मतलब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ भी लिख लें, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। ऊपर से नीचे जा रहा है ना हमारा कर्व, ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। जीरो, और हर बार कर्व को आप लेबल जरूर करेंगे, जीरो गुड एक्स, और यहाँ पर गुड वाई, और यहाँ लिखेंगे आईसी, ठीक है। तो पहली इसकी खास बात ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की ओर ढालू होता है। और इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे कि ये नीचे की ओर ढालू इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी एक वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, ध्यान रखेंगे वर्ड क्या लिखना है, कंजम्पशन। जब एक वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का जो कंजम्पशन होता है वो घट जाता है। कंजम्पशन यानी उपभोग। पहली फीचर समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरी फीचर्स पे। जो इसकी दूसरी फीचर है, दूसरी फीचर जो इसको मैं अभी आपसे पूछ रही थी, इसकी शेप। इसकी जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। हाँ जी, ठीक है बेटा। कि जो इसकी शेप होती है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जीरो गुड एक्स गुड वाई, तो
ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है कॉन्वेक्स शेप होने का? उसका रीजन है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS मतलब घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब इसका मतलब समझेंगे ध्यान से। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको शॉर्ट में हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इसको लर्न करने का तरीका है लॉस अपॉन गेन। इसका मतलब समझेंगे बहुत ध्यान से। जब हम, हाँ बेटा काजल, कॉन्वेक्स का, अच्छा, इसका मतलब होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर। ठीक है। अब ये होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, इसको समझना। MRS को, ये होता क्या है, देखिए, जब मैं किसी एक वस्तु का कंजम्पशन बढ़ा रही हूं तो दूसरी का घट रहा है ना? तो जिसका घट रहा है वो लॉस हो रहा है उसमें, मतलब वो लॉस में जा रहा है ना, नीचे घट रहा है तो उसको हम लॉस कह सकते हैं। और जिसका कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं, वो गेन है। ठीक है। तो जब आप इसकी रेशियो निकालते हो ना, वो घटती हुई जाती है। इस बात का मतलब ये है कि हमें जब किसी एक वस्तु का कंजम्पशन बढ़ाना है तो जो घटाने वाली वस्तु है वो ज्यादा घटती है। ये मतलब है इस बात का। समझ में आया बेटे? देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको करके बताती हूँ। एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, कितना नोट कर लिया सबने? आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। देखो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। एक्स का मैं कंजम्पशन पहले 1 करती थी और वाई का 8 करती थी। कुछ भी चीज हो सकती है एक्स और वाई, और इसका कॉम्बिनेशन पॉइंट मैं नाम दे देती हूँ ए। मैंने एक्स का कंजम्पशन बढ़ाया, वाई का मुझे घटाना पड़ेगा। मैंने घटा के 4 कर दिया। दिस इज माई अनदर पॉइंट बी। मैंने एक्स का और बढ़ाया, वाई का और घट गया। दिस इज माई कॉम्बिनेशन पॉइंट सी। मैंने एक्स का और बढ़ाया, वाई का और घट गया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब मुझे MRS कैलकुलेट करना है। MRS का मैंने फॉर्मूला बोला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अभी कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि आपको गुड हमेशा एक्स और वाई लिखे हो। अगर यहाँ पे एक्स वाई की जगह पर बर्गर और पेप्सी लिख देते तो फिर आप क्या करते? किसको एक्स मानते, किसको वाई मानते, नहीं समझ में आता है ना? तो हमें क्या ध्यान रखना है? लॉस वाला, यानी जो वैल्यू, जो घट रहा है वो ऊपर जाएगा और जो बढ़ रहा है वो नीचे आएगा। ठीक है। अब लॉस किसका हो रहा है? यहाँ पर पेप्सी का लॉस हो रहा है, तो पेप्सी को वाई मानेंगे, और बर्गर जो है वो बढ़ रहा है तो उसे हम एक्स मानेंगे। कितनी बात समझ में आ गई? अब पहले लेवल पे हमारा डैश रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं लॉस कितना है, गेन कितना है, ये तो पहला लेवल है। अगले लेवल पे पता चलेगा। पेप्सी का हमने कितना लॉस कर दिया, पहले 8 कंज्यूम करते थे, अब 4 करते हैं।
तो हमने 4 यूनिट्स का लॉस किया, और बर्गर का पहले 1 कंजम्पशन करते थे और अब 2 करते, कितना गेन करा? 1 किया बेटे। 2 कैसे किया? 1 तो हम पहले ही करते थे, अब 2 करते हैं, तो 1 का चेंज आया ना, 1 बढ़ाया ना हमने। आगे समझ में ना? अब अगली बारी y कितना घटा है? 4 से 2 हो गया, कितना घटा? 2। और x कितना बढ़ा? 2 से 3 हो गया, तो 1। इसको हम लिख सकते हैं 4:1। दिस इज कॉल्ड 2:1। एमआरएस को हमेशा रेशो में लिखते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख दोगे कि 4/1 इज 4। ओके, हाँ, इसको रेशो में लिखेंगे 4:1 और 2:1। अब अगली बारी y का कितना लॉस हो गया? 1। ये हो गया 1:1। तो आप देख रहे हो, ये पहले 4:1 था, फिर 2:1 था, फिर 1:1 हो गया, घटता जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? एमआरएस इज डिक्रीजिंग। एमआरएस जो है वो घट रहा है। तो हमारा रियलिटी में भी ऐसा ही होता है कि जो एमआरएस अगर हम कैलकुलेट करते हैं दोनों गुड्स का जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो घटता है। इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। बात समझ में आ गई? अगर हम ये, हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, बोलो। कुछ पूछना था? न्यूमेरिकल समझ नहीं आया? अच्छा, एक और करवाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक्स वाई, एक्स है 0 1 2 3 4 5 6, वाई है 30, फिर वो बढ़ रहा है तो ये घटेगा ना। ये 23 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 7 था, 2 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब मुझे एमआरएस निकालना है। एमआरएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसमें y जो है लॉस होना चाहिए और x गेन होना चाहिए। सही लिखा है, y का लॉस ही हो रहा है, x का गेन ही हो रहा है। ओके, पहले लेवल पे डैश। अब आप y देखो, 30 था, 23 हो गया, कितने का लॉस हो गया? 7 का लॉस हो गया। x जो था पहले 0 था, 1 हो गया, कितने का गेन हो गया? 1। तो ये हो गया 7:1। हाँ जी। नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन हम हमेशा जब टेबल बनाएंगे तो 1 का इसलिए लेते हैं क्योंकि 7:1 को स्टडी करना आपके लिए इजी है। अगर आपका 7:2 आता और अगला नंबर 5:3 आता, आप कैसे समझ पाते कि रेशो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? आपको डिवाइड करके पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता। आप 7:2 और 5:3 में आप डायरेक्टली देख के थोड़ी बता सकते हो कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को हम हमेशा 1 इसलिए रखते हैं ताकि ऊपर वाले नंबर से हमारे लिए इजी हो जाता है। नंबर बढ़ रहा है घटना है, इजी स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब 23 से 17 हो गया भाई, कितना घटा? 6 घट गया, और x कितना बढ़ा? 1। 6:1 आ गई। अब x कितना घटा? 17 से 12 हो गया, 5। डायरेक्टली लिख दूं 5:1। आगे 12 से 8 हो गया,
4:1, आगे 3:1, 2:1, है ना? तो आप देख रहे हो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सब में भी क्या हो रहा है? एमआरएस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एमआरएस इज डिक्रीजिंग, एमआरएस इज डिक्रीजिंग। तो इस रीजन की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। हमारा एमआरएस इस तरीके, ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज एमआरएस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एमआरएस को हम स्लोप भी कहते हैं, डिफरेंस कर्व, इस बात का ध्यान रखें। एमआरएस इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नहीं बेटा, कन्वेक्स बोलेंगे। कनकेव तो गुफा होती है। बताती हूँ वो, देखो अगर एमआरएस कांस्टेंट है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल आया और उस न्यूमेरिकल में जब आप एमआरएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो सभी लेवल पे सेम एमआरएस आ रहा है, 4:1, 4:1, 4:1, 4:1, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, सभी लेवल पे सेम आ रहा है, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आगे बात समझ में? और इसी तरीके से रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं लेकिन लिख रही हूँ। अगर एमआरएस हमारा किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में बढ़ता हुआ आ जाए, मान लीजिए पहले 3:1 था, फिर 4:1 हो गया, फिर 5:1 हो गया, फिर 6:1 हो गया, ऐसे अगर बढ़ रहा है तो एमआरएस ऐसा बन जाएगा। इसे बोलते हैं कनकेव शेप, इसे कन्वेक्स बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं, इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, इसे कनकेव बोलते हैं। और ये जो है वो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने आपको बता दिया फिर भी, इसलिए अलग कलर से क्रॉस किया है। आप भी बनाकर फिर क्रॉस कर देना पेंसिल से कि, और लिख देना नॉट पॉसिबल। ये वाला पॉसिबल है, ये वाला तो होता ही है रियलिटी में, लेकिन तीसरे वाला केस जो है वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए ठीक है, अब बाकी का हम कल करेंगे। और प्लीज पलक और ये काजल, आप लोगों को कुछ ड्यूटीज दी हैं उन्हें टाइम से पूरा करिए, और बच्चों को ग्रुप पे मैसेज करिए कि क्लास को ज्वाइन करना ही करना है।